ये लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको लेक्चर के बाद, यही क्वेश्चन थे ना ये वाले? यस सर। ठीक है, एक बार और इनको फटाफट देख लो। 2 मिनट का टाइम, 2-3 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ। जिसने भी अटेम्प्ट किया है वो एक बार वापस देख लो, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो भी फटाफट देख लो, फिर डिस्कस कर लेंगे। पिछली क्लास में होमवर्क के लिए मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे तब तक आप लोग ये जल्दी से अटेम्प्ट कर लो एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फंडामेंटल क्वेश्चंस अच्छे थे ये, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिए थे अगर याद हो तो। हाँ, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक बार डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे? सर ये वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके सर उनका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। हो जाएगा डायरेक्ट ना, ए और बी को ऐड करोगे तो ए और बी को एडिशन करने पे जो वेक्टर मिलेगा, आई का आई के साथ एडिशन होगा, जे का जे के साथ एडिशन होगा, तो आपके पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर। इसमें से आप कॉमन लेके कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया है, बी दिया है, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। यस यस सर। तो आ जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ? किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? डिवाइड कर देंगे सर ये वेक्टर बाई मोड। किसी वेक्टर को कैसे डिवाइड कर देंगे? इसके मैग्नीट्यूड से। यस सर। इसके इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो आपको वेक्टर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यस सर। यस सर। 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा, 4 4 कैंसिल, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप बाई रूट 2 जे कैप बाई रूट 2। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ये प्रैक्टिस के हिसाब से फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने दिए थे, अगर आपने किए होंगे तो आपको सीखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 3, ABCDE एक पेंटागन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, छोटी सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही होगी। AB प्लस AE प्लस BC प्लस CD प्लस ED प्लस AC की वैल्यू कौन से ऑप्शन के बराबर होगी? किसी का आंसर आया था? ये नहीं आया था। नहीं आया? ठीक है, चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, पेंटागन बना लेते पहले।
ए बी सी डी ई। अब उसमें क्या क्या दिया, ए बी वेक्टर ए बी प्लस ए बी दिया हुआ है। तो अब मैं डायरेक्शन बना देता हूँ थोड़े। एक तो वेक्टर ए बी, तो ए बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा। फिर बी सी और डी सी, बी सी वेक्टर कौन सा होगा, ये डी सी, डी से सी ये होगा, आया ना। Yes, sir. क्वेश्चन में जो वेक्टर दिए उनकी डायरेक्शन बना रहा हूँ। फिर दिया ईडी प्लस एसी, ईडी ई से डी और एसी, तो एक एक्स्ट्रा वेक्टर एसी का भी है। इनका एडिशन पूछा है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ, ए बी ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ आई थिंक लग रहा होगा, किन किन को प्लग इन करें बताओ आप, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, कहाँ पे ट्राइंगल लॉ लग सकता है बताओ। ए बी और बी का A, B और E है। ए बी और ई का, ए बी और ई का, AB plus sir AB plus BC is equal to हाँ। AC. एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है सबको, Yes, sir. इसमें ट्राइंगल लॉ बताओ क्या होगा, किन दो का एडिशन किसके बराबर होगा। सर Sir, AB vector plus AC vector equals to CB vector. नहीं, ट्राइंगल लॉ AB plus ये और ये है, plus तो BC कौन सा equal to रिजल्टेंट AC. होगा, AB vector plus BC AB vector plus is BC AC vector. एसी के बराबर होगा ना, हाँ है ना। यस सर ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, एसी के बराबर। आ रहा है कि नहीं समझ में, यस सर Yes. बोलो हाँ या ना, सब लोग बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो Yes, बोल दो, sir. ठीक है। Yes, sir. अब और कुछ दिख रहा है क्या, और कोई। अब देखो ए प्लस डी सी प्लस ईडी, अब देखो यहाँ पे भी वो वाला पॉलीगन लॉ लगा लें। देखो ए से ई प्लस ई से डी और डी से सी और सी से ए, इन चारों का एडिशन 0 होगा। Yes, यस sir. सर पॉलीगन Yes, लॉ से sir. क्या था कि ए देखो इसका तो काम हो चुका है, अब इधर वाला काम देख लो। ए प्लस ई डी प्लस डी सी प्लस सी ए, ये 0 वेक्टर के बराबर। तो ए प्लस ई डी प्लस डी सी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी ए के बराबर। यस सर ए डी सी ई डी, ए डी सी ई डी, इन तीनों का एडिशन माइनस सी ए वेक्टर के बराबर। क्लियर हुआ। यस सर और एक्स्ट्रा में क्या बच गया, प्लस एसी वेक्टर। तो फाइनली क्या आ रहा है आंसर, देखो माइनस सी ए को प्लस एसी लिख सकते हैं अगेन, यस सर माइनस सी ए को क्या लिख सकते हैं, प्लस का एसी। तो एसी प्लस एसी थ्राइस ऑफ एसी हो गई। Yes, sir. समझ पा रहे हो। देखो आपने डायग्राम बनाया, एक जगह तो ट्राइंगल बन रहा था तो वहां पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दिया, दूसरी जगह पॉलीगन बन रहा था तो पॉलीगन लॉ अप्लाई कर दिया, उसी का एप्लीकेशन था ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes. यस सर ठीक है। अगले में बोला था एबीसीडी पैरेललोग्राम में एबी दिया हुआ, एडी दिया हुआ, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बीडी, ये हुआ था। Yes, sir. ठीक है, एक बार फटाफट इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ ए बी और एडी, ए बी वेक्टर और एडी वेक्टर पूछा गया है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन बीडी, बीडी के अलॉन्ग डायरेक्शन निकालना है। तो ए बी पता है, एडी पता है, बीडी पिछली क्लास में बताया था, क्या होगा बताओ। या फिर यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दो। यहाँ पे बताओ इसमें ट्राइंगल लॉ कैसे लगेगा। एडी प्लस इज इक्वल टू एडी प्लस डीबी इक्वल DB टू is डीबी equal to AB. इक्वल टू ए बी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बस अब वैल्यू पुट अप कर देना, अपन को निकालना क्या था, डीबी। तो डीबी वेक्टर क्या आ जाएगा,
ए बी माइनस ए डी, minus AD. Yes, sir. दोनों वेक्टर आपको गिवन है, ए बी में से ए डी को सब्सट्रैक्ट करना, फिर उसके अलॉन्ग उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो डिफरेंस ही लेना सिर्फ। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये सब फंडामेंटल है, प्रैक्टिस के हिसाब से दिया था, क्योंकि प्रैक्टिस को लोगे थोड़ा फंडामेंटल और क्लियर हो जाता। फिफ्थ में क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m into a वेक्टर प्लस n into सॉरी m into b प्लस n into a अपॉन m प्लस n। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमको आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा ये भी मैंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस, ये भी क्लास में कराया था, हो जाएगा ये? कैसे करेंगे? Yes, sir. मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो किसके अलॉन्ग है? रिजल्टेंट के अलॉन्ग है, तो पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर देंगे, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन कराया था, याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन निकालना, और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सिखा रखा है, डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया था, पोजीशन वेक्टर सी का निकालना है ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए सी और सी बी का रेशियो आपको गिवन है और ए बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये अगेन डायग्राम बना के करना है, सेक्शन फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है, Yes, अच्छा sir. आप लोगों ने घर पे अटेम्प्ट किए हो तो 7 से 12 में कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं बनाओ तो पहले वो पूछ लो डायरेक्टली, ये अटेम्प्ट कर पाए थे कि नहीं, कि ऐसे रह गया था होमवर्क? देखो ये होमवर्क छाटने में बहुत टाइम लगता है, इधर उधर से निकाल के क्रॉप कर करके डालना पड़ता है, तो अगर आपको होमवर्क दिया जाएगा, अगर आप नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कल के लेक्चर के हिसाब से होमवर्क था, तो इनको अटेम्प्ट जरूर कर लेना आप बच्चे हुए क्वेश्चन। Yes, sir. जिसने नहीं किया वो Okay, जरूर sir. कर लेना, अगर ये करोगे नहीं तो आगे की जो पढ़ाऊंगा थ्योरी वही समझ में नहीं आएगी। होमवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, आगे अगर मान लो थोड़ा सा लेवल में अगले लेक्चर में बढ़ेगा धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा तो आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो आपको फिर अगेन प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको हर क्लास के बाद जो होमवर्क दिया जाता है वो कंपलसरी कर लिया करो। ठीक है, चलो अब बचे हुए क्वेश्चन एक बार और ट्राई कर लेना, और डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। सर एक बार 12th क्वेश्चन बता देना। 12th, ए एंड बी आर 2 पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, a point P divides line segment AB in the ratio 1:2. If A minus B is the position vector of the point P, then the position vector of the B is given as. तो आपको यहाँ पे I कैप और J कैप की जगह A और B के टर्म्स में चीजें गिवन है, तो इसका डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर सकते हो आप। पॉइंट A है जो उसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 6B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। कोई और पॉइंट B होगा इसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, और एक पॉइंट P इन्हीं के बीच में जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड भी कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। Yes, sir. OP वेक्टर P वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M into B वेक्टर आया ना, Yes, sir. N into A वेक्टर अपॉन M प्लस N। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओरिजिन को sir. मानते हुए पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। P वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है A माइनस B, M और N आपको पता है 1 into B वेक्टर निकालना है, N into A वेक्टर आ जाएगा अपॉन M प्लस N, यहाँ से B वेक्टर निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पोजीशन वेक्टर का जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो पिछली क्लास में हमने कोलिनियर वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसमें कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा था, कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको कराए थे इंपॉर्टेंट, और उसमें कुछ थ्योरम्स भी होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है। तो कोलिनियर वेक्टर में हमने क्या सीखा था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, आया ना? Yes, sir. ये सबके दिमाग में बात बैठ गई है कि नहीं? Yes, sir. बहुत बार यूज किया। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते कभी कभी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, या फिर एक्स ए प्लस वाई बी
समझ, वेयर एक्स एंड वाई स्केलर, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, कहने का मतलब। या फिर म्यू टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आ रही बात समझ में? ये सब एक ही चीज है। Yes, sir. एक्स एंड वाई आर स्केलर, एक्स एंड वाई कोई ना कोई क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा और म्यू भी क्या कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल, दूसरे का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट का मल्टीपल के टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ए को मैं लिख सकता हूँ 5b 7c 4c 3 2, इस तरह से, है ना। अगर पैरेलल है तो ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. यस सर। इसके अलावा एक थ्योरम और मैंने क्या बताई थी कि कभी कभी अगर मान लो ऐसा दिया हो कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। ए और बी मान लो दो कोई नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, मतलब ए और बी पैरेलल नहीं है, एंड इट इज गिवन दैट कि मान लो ऐसा को दिया म्यू टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन और इक्वल गिवन है। अब ये पैरेलल भी नहीं है, नॉन जीरो भी नहीं है, और फिर भी इक्वल है, तो ये इक्वल कब हो पाएंगे? जो एक ही कंडीशन, क्या कंडीशन हो जाएगी? इक्वल कब होंगे आपस में? जब क्या होगा? जीरो होगा। कांस्टेंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो। जीरो। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका, मान लो अगर ये मान लो इसको इधर भेज दो, इसको ऐसे लिख दिया, मान लो एक्स ए प्लस वाई बी टाइप, या फिर इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कब होगा? जब अगेन कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? Zero. आई बात समझ में? तो अगर दो वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, फिर भी अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो तभी पॉसिबल है जब उनके जो स्केलर है वो आपस में क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर मान लो पैरेलल है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे ही सही, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है फिर भी स्केलर मल्टीपल है, तो तभी पॉसिबल इक्वल तभी होंगे जब उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? जीरो। ये क्या क्लैरिटी आ गई थी कल? Yes, sir. इसके अलावा मैंने तीन पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए बता दिया कि अगर 3 पॉइंट है प्लेन में ए बी सी, तो 3 पॉइंट से बनने वाले कोई भी दो वेक्टर ले लो। ध्यान से सुनते जाना, 3 पॉइंट से बनने वाले कोई भी दो वेक्टर, मान लो ए बी ले लिया और बी सी ले लिया, तो अगर ए बी वेक्टर बी सी के पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल में लिख सकता हूँ, या फिर कैसे लिख सकता हूँ? ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी, या फिर ए बी इक्वल टू लैम्डा ए सी। आया ना? ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। फिर एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर मान लो वेक्टर कोलिनियर है तो अल्फा और बीटा बताओ, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन अप्लाई कर दिया आपने, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी। ए बी निकालने का तरीका बी माइनस ए, बी सी निकालने का तरीका सी माइनस बी। कंपेयर दोनों को इक्वेट किया, कंपेयर किया, तो आपके पास लैम्डा और अल्फा, अल्फा और बीटा आ गए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट थे हमारे। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है। अब देखो एक और बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको मैं चलो खुद से प्रूव करके दिखाता हूँ। एक मिनट। हाँ, अच्छे सुनना, समझना, नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। तो अभी मैंने एक चीज सिखाई थी आपको कि मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी, और तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर मान लो सी वेक्टर है। ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले दो वेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे, Yes, sir. है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसको लिख देंगे बी माइनस सी वेक्टर। क्लियर हुआ? Yes, sir.
अब इनको सबको मैं एक साथ कलेक्ट करके देख रहा हूँ, इससे एक रिलेशन प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए को साथ में ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी। तो इसको एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो जाएगा। बी वेक्टर के साथ क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ पे -1, लैम्डा -1 इंटू बी वेक्टर। सर हाँ बोलो। सर जो BC वेक्टर है उसको C वेक्टर माइनस B वेक्टर नहीं लिखेंगे? हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, वेरी गुड। बीसी को क्या लिखोगे, सी माइनस बी। क्लियर है, आया ना? यस सर, समझ में आ गया। हाँ वेरी Sir. गुड। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बी उधर चला जाएगा तो बी कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा, -1 माइनस लेमडा, है ना? और सी वेक्टर के साथ क्या बच जाएगा, प्लस लेमडा टाइम सी वेक्टर। ये सब एक तरफ चले गए तो इधर इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जब इनके कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व किया गया, कोफिशिएंट को ध्यान से देखो। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -1 माइनस लेमडा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, लेमडा, आया ना? लैम्डा। अब इनके ये तीनों के कोफिशिएंट को अगर मैं ऐड करूं तो बताओ कितना आएगा? 0 0 क्या रहा है, ये तीनों जो कांस्टेंट के हैं, तीनों जो स्केलर है, कोफिशिएंट के जो तीनों वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, आया ना? 0। यस सर। और ये मैंने एक जनरलाइज प्रूव किया तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो इन्होंने फिर इसके लिए क्या बना दी, एक थ्योरम बना दी, क्या कि अगर 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और उसमें आपस में रिलेशन ऐसा दिया हो xa प्लस yb प्लस zc इक्वल टू 0। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट और आपको रिलेशन ऐसा दिया हो, देन यहां से आप क्या बोल सकते हो, देन जो कोफिशिएंट का सम होगा 0 ये 0 के बराबर। क्लियर है? यस सर। एक थ्योरम है ये, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, ठीक है? दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट ABC इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो क्या बोला गया कि अगर 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और उसमें कोई रिलेशन गिवन है xa प्लस yb प्लस zc, तो अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो उनके कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर होगा। कोफिशिएंट का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। समझ आ गई थ्योरम? यस सर यस सर। अगले के बारे में क्या बोला गया कि अगर दो वेक्टर मान लो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, ठीक है? तो देखो ये एक्चुअली वही है, हम क्या बोल रहे थे कि अगर मान लो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, जो मैं आपको समझा रहा था बेसिकली आज के लेक्चर में। कहाँ पे समझाया था मैंने, हाँ यहाँ, कि अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो आप एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल तो लिख सकते हो, xa प्लस वाई भी 0 वेक्टर के बराबर आएगा, हाँ है ना? सॉरी, अगर कोलिनियर है तो xa प्लस वाई भी 0 वेक्टर के बराबर आएगा। क्लियर है? अगर ए वेक्टर इज कोलिनियर टू बी वेक्टर देन एक्स एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख ही सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये दो थ्योरम आपको याद रखनी, फंडामेंटल थ्योरम इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की थ्योरम क्या है कि अगर देखो 2 डायमेंशन की बात हो रही तो कोलिनियरिटी की बात होगी और 3 डायमेंशन में कोप्लेनरिटी पे थ्योरम आएगी। ठीक है? तो 2 डायमेंशन में अगर 2 वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो आप कोई ना कोई एक तीसरा वेक्टर उन दोनों वेक्टर के टर्म्स में हमेशा लिख सकते हो। ठीक है? मतलब कोई ना कोई तीसरा वेक्टर जरूर होगा जो उसका xa प्लस वाई के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है? बस इसको बेसिक फंडामेंटल इसको याद रखो तो ठीक, नहीं तो बस यूनिकली एक्सप्रेस है xa प्लस वाई। और सेम अगर 3 वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तो कोई ना कोई एक वेक्टर इन तीनों के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है? बस थ्योरम है, यस सर रिजल्ट अगर याद रख सको तो ठीक, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, क्योंकि इसका जो दूसरा रिजल्ट है वो काम का है जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है ना? यस सर सर अच्छा, एक्चुअली इसका जिसका यूज होता है वो ये है जैसे कभी अभी जैसे मैंने अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे इसका एक्चुअली एप्लीकेशन कहाँ पे वो समझा रहा हूँ। सब सुनना एक एक चीज को ध्यान से। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो इस थ्योरम का एज सच कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन ये है कि अगर मान लो प्लेन में कोई 2 वेक्टर है जो कि नॉन कोलिनियर है, ये है मान लो एक वेक्टर ये है, तो कोई ना कोई एक वेक्टर में तीसरा बना सकता हूँ जो इन दोनों का xa प्लस वाई के बराबर लिख सकता हूँ। मतलब इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको स्केलर y से मल्टीप्लाई करो, उन दोनों का एडिशन कोई ना कोई एक वेक्टर मिलेगा जो कि इसी प्लेन में लाई करेगा और वो यूनिक होगा।
आ रही बात समझ में, है ना। Yes, एक आर sir. वेक्टर में क्रिएट कर सकता हूँ एक्स ए प्लस वाई बी के टर्म्स में, और वो भी वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा। अब अच्छा समझना, ये ऐसा क्यों समझाना चाह रहे हैं, कभी कभी जैसे हम अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे, उसमें जैसे मान लो मैंने आपको एक ये क्वेश्चन कराया था, याद करो, जिसमें अपन आई के जेके का क्वेश्चन कंपेयर कर रहे थे, और किया था ना अपन ने, किया था क्या, हाँ देखो ये वाला याद आ रहा है, ए बी इक्वल टू लेमडा बी सी किया था, और दो वेक्टर अगर आपस में इक्वेट कर दिए तो हमने आई कैप के जे कैप और के कैप के क्वेश्चन को आपस में कंपेयर कर लिया था। क्लियर है ना। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये चीज कंपैरिजन वाली तभी हो सकती है जब वो तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। जैसे अगर आई कैप जे कैप और के कैप की मैं बात करूं, देखो आई कैप जे कैप के कैप आप जानते हो ना कैसा होता है, तीन एक्सिस परपेंडिकुलर, Yes, यस sir. सर, क्या वो कभी भी एक प्लेन में लाई करेगी, नो सर, नहीं, वो सारे के सारे नॉन कोप्लेनर होंगे, है ना। यस सर। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सुनना ध्यान से, जो आई कैप जे कैप और के कैप है, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो है ही सही, पर नॉन कोप्लेनर भी है। ये कभी भी एक सिंगल प्लेन में लाइन नहीं करेंगे, मतलब क्या ये एक पेज पे बन सकते हैं क्या, No, sir. नहीं, ये तीनों के तीनों के नॉन कोप्लेनर है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इफ ए बी सी आपको क्वेश्चन में दिया, मान लो R3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, और कुछ रिलेशन दे दिया, मान लो एक्स ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 8a वेक्टर माइनस वाई वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ऐसा मान लो दे दिया। तो मैं इसको हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, यहां पर हम कंपेयर तभी कर सकते हैं अगर ए बी सी कैसे हो, नॉन कोप्लेनर हो। बस इसको याद रख लेना, बस एज अ रिजल्ट, मतलब दिमाग में याद रखना। कभी भी कंपैरिजन कर, देखो ज्यादातर केस में कंपैरिजन केस में हमेशा आई कैप जे कैप के भी आता है, इसलिए इस बात पे इतना गौर किया नहीं जाता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब दोनों साइड कंपेयर करते हैं आई कैप जे कैप और के कैप को, वो तभी कर सकते हैं जब तीनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो उसमें कंपेरिजन नहीं होगा, उसमें भी कुछ और तरीका होगा, वो मैं सीखूंगा आगे। लेकिन अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के 8 के बराबर, y की वैल्यू -5 के बराबर, z की वैल्यू -1 के बराबर, है ना। तो बस इतना सा आप याद रखना कि जब हम LHS RHS को कंपेयर कर रहे हैं, आई कैप जे कैप या के कैप के केस में, या फिर मान लो आई कैप जे कैप के कैप नहीं दिया हो, उसकी जगह ए वेक्टर बी वेक्टर सी डी वेक्टर दे दिया हो, तो कंपैरिजन कब कर पाओगे, जब वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर, हाँ वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है, सिर्फ रिजल्ट याद रख लेना, और कुछ भी इसकी ज्यादा डिटेल में मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इसका थ्योरम प्रूफ बहुत लेंदी है, वो काम नहीं आता। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कभी अगर मतलब काम आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बस इस इन्फॉर्मेशन को याद क्या रखोगे कि दोनों तरफ कंपैरिजन वाला प्रोसेस हम तभी करेंगे जब वो तीनों वेक्टर कैसे होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर। आगे बात समझ में। Yes, sir. और सेम यहाँ पे भी दोनों तरफ कंपैरिजन तब करोगे जब दोनों वेक्टर कैसे होना चाहिए, नॉन कोलिनियर। LHS RHS में हम दोनों साइड को कंपैरिजन तब करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर तब करेंगे जब वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। आगे बात समझ में। Yes, sir. ठीक है, बस इन दो रिजल्ट को देखो, उस थ्योरम का इसी रिजल्ट के लिए वो थ्योरम पढ़ाई जाती थी, बस वो रिजल्ट याद रखना। तीसरा रिजल्ट क्या याद रखना कि अगर 3 पॉइंट ABC आपके 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ABC है, और अगर वो कोलिनियर है, और आपको रिलेशन दिया एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, तो वहां से रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा। ये बात तो समझ में आ गई थी सबको, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड ना, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या कोलिनियर पे, ताकि अपन कर सकें। अच्छा अच्छा लास्ट क्लास में इंटरनल बाइसेक्टर वो अपन को एंगल बाइसेक्टर को क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद आ रहा है ना।
बोलो। एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट बताए थे कि नहीं पिछली क्लास में? बताया था। क्या सिखाया बताया था? था। क्या अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, अगर एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग मुझे कोई पैरेलल वेक्टर लिखना है तो कैसे निकालेंगे? सर ए वेक्टर प्लस बी। सबसे पहले क्या करेंगे? लेंथ अलग अलग है तो सर यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। हाँ, A vector- पहले इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और इसके अलॉन्ग भी एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, हाँ है ना? Yes, sir. और जो मेरा एंगल बाइसेक्टर वाला होगा उसके अलॉन्ग वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ए के प्लस A cap plus B cap। ये रिजल्टेंट ही तो हो जाएगा। अगर लेंथ सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा। याद आ रहा है? स्क्वायर का एग्जांपल लेके समझाया था, हाँ है ना? यस अरे सर। कल ही तो पढ़ाया था। ये सर याद है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी अगर वेक्टर अलग अलग लेंथ के हो तो उनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना, उनको एडिशन करोगे तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग में मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना? सॉरी, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा, उसको फिर आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? Yes. चलो आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ तब मुझे यकीन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग ट्राई करेंगे, 4 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 3 से 4 मिनट ले लो, अच्छे से ट्राई करो, फाइनल आंसर निकालो।
हो गया क्या? हेलो? नो सर, नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अभी तो सिखाया। ए कैप प्लस बी कैप पता करो कितना आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर किसके अलॉन्ग होगा? ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर होगा। बस निकालो ए कैप प्लस बी कैप, और जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, खत्म। दो तो स्टेप करनी है। ए कैप प्लस बी कैप निकालो, जो आंसर आए उसका यूनिट वेक्टर निकालो, और वो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना। करो जल्दी से फटाफट। जो ए कैप प्लस बी कैप करके आएगा वो सी वेक्टर ही होगा ना? नहीं, वो सी, हाँ वो सी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा। मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। आई बात समझ में? अच्छा, ओके नहीं सर। नहीं नहीं, ए कैप प्लस बी कैप जो करोगे ना, वो तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग कोई एक वेक्टर है, लेकिन हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5√6 है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना तो हमेशा क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर निकाल के। ओके सर। एक बार 10th वाला भी ट्राई कर लेना, जिसका 11th हो जाए वो 10 ट्राई करो। अभी दिवाली के पटाखे अलग फोड़ रहे लोग। तुम लोग फोड़ते हो क्या? नो सर। नो सर। वेरी गुड, नो सर। अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो करते हैं। चलो फटाफट देख लो, ये अच्छे सीख लेना बच्चों, है ना। ए वेक्टर दिया है, एक बार मुझे बता देना क्या क्या गिवन डेटा है, मैं एक पेज ऐड कर। एक second। चलो बताना। ए वेक्टर क्या दिया था, जल्दी बता दो। सर 7 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 4 k कैप ओके। बी वेक्टर? माइनस 2 i कैप माइनस j कैप प्लस का 2 k कैप। 10 का 2 के, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखना प्रॉपरली, जिसको नहीं समझ में वापस पूछ लेना। सबसे पहले वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। पिछली क्लास में भी ऐसे सिखाया था। एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर बताओ क्या होगा? ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी ए कैप। कैप। अच्छा, एक दो यूनिट वेक्टर को ऐड कर, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, ये दो यूनिट वेक्टर को ऐड करे जिसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं यूनिट हो, हाँ, है ना। यस सर। तो ए कैप प्लस बी कैप क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। ये माइनस, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताना कोई। सर सर 9। इसका 9 आया है अपॉन रूट 80 9। अपॉन 9, अच्छा। √81 आ रहा होगा तो अपॉन में 9 लिख रहा हूँ। ये ए कैप हो गया, प्लस बी कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी वाले का? 3 जी आया सर। सर। 9 3। थैंक यू। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो, आई का आई के साथ एडिशन होगा, यस सर। यस सर। जे का जे के साथ, के का के साथ,
थोड़ा बस कैलकुलेशन दिया था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 3 3 9, 3 2 6, तो हो जाएगा 1/9। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कितना आएगा यहाँ पे? -7/9। 7/9 सही है। Yes, sir. sir. यहाँ पे 6 बनेगा, 6 मतलब 2/9। चेक कर लेना 2/9 आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलग एक वेक्टर मिल गया। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। है ना। अब देखो ये वेक्टर तो मिल गया, तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर के अलग यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। इसके अलग यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, बोलो। यस सर। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर तो आ गया, अब इसी के अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना। कर लोगे वो तो आप, बोलो। जी सर। और वेक्टर सी क्या आ जाएगा फाइनली? वेक्टर सी आ जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 5√6 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ये यूनिट वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको 5√6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आएगा? इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। क्या आप कर पाओगे कि नहीं? यस बोलो। सर। इनके अब ऐसा साथ क्वेश्चन प्लस आया तो माइनस नहीं आएगा? कहाँ पे प्लस माइनस? 9 के साथ। कौन सा 9? सर जो अपॉन में है। क्यों? सर रूट में 81 होएगा। तो √81 9 होता है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको √81 दिया हो या फिर स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी दिया हो, या इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। कांस्टेंट में पॉजिटिव। अगर वेरिएबल दिया हो, पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप क्या लगाते? मॉड, ताकि आंसर क्या है? पॉजिटिव। Positive. कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखते अपन। √(x² को Okay, क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। प्लस माइनस कहाँ लिखते हैं? अगर ऐसा दिया हो x² इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशन क्या होंगे? x इक्वल टू 9 और माइनस। हमारा इन दोनों में अंतर याद रखना। इस केस में +9 -9 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। x² 81 के बराबर है, तो x की क्या वैल्यू? इसका स्क्वायर 81 के बराबर होता है, 9 का भी स्क्वायर 81 के बराबर है, -9 का स्क्वायर भी 81 के बराबर होता है। यहाँ पे दो सोल्यूशन आएंगे, लेकिन अगर √81 की बात करेंगे तो सिर्फ 9 आएगा। क्लियर है? okay यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है। ये बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है सब, बहुत से बच्चों को, लेकिन आप सब लोग ध्यान रखना इन सब चीजों के लिए। और मैंने ये तो बहुत बार समझाया आपको कि जेई इसमें बहुत खेलता है। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी स्क्वायर है तो हमेशा क्या बनाओगे? मॉड बनाओगे, है ना। Yes, sir. यस सर। याद आ रहा? बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे जो कहीं ना कहीं उसने गलतियां करवाई थी। अंडर रूट के अंदर आपको देते थे 1 + cos² θ या फिर 1 + cos 2x। तो 1 + cos 2x को क्या लिखते थे? 2 cos² x, और इसको हम क्या लिखेंगे? √2 mod cos x, है ना। यस cos x सर। क्या लिखते थे? mod cos x। ठीक है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सी जगह ऐसी सब चीजें हैं जहाँ पे अगर मान लो फिर ये mod cos x लिखा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो ये mod कैसे ओपन होगा? नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है? चलो चलो, ये कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। हाँ, अब प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। अच्छा, प्रोडक्ट टू वेक्टर इस फिजिक्स में पढ़ाया था आप लोगों को, बेसिक कुछ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो दो तरह के, देखो आप दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये और स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये अब तक अपन ने देख लिया था। ऐड करना है तो आई का आई के साथ एडिशन, जे का जे के साथ, के का के साथ, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, वो भी आपको आ गया। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं और उनके एप्लीकेशन दो अलग अलग हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इनके नाम ही इनके रिजल्ट से दिए गए हैं। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आता तो उसको स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया गया था, और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर एक वेक्टर दे रहा आउटपुट तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट नाम दे दिया। तो दो तरह से प्रोडक्ट हमको करना है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है कि दो
दो चीजें डिफाइन करेगी प्रोडक्ट के लिए, और ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पे था बेसिकली। देखो स्केलर प्रोडक्ट कैसे आया, प्रोजेक्शन निकालते टाइम जब हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, वहां से स्केलर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। और वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बेस कहाँ से आया, जब हम एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, एक पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया निकालना है, तो वहां पे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना रहता था। ठीक है, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से मुझे एरिया मिल रहा था, तो वहां से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हुआ। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, ज्यादा तो देखो क्वेश्चन आपको क्रॉस प्रोडक्ट पे ही आता है। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में स्केलर प्रोडक्ट का अपने आप यूज हो जाता है। मेन इन दोनों वेक्टर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना और खास कर इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखना कि क्या इनका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, अगर ये जीरो होते हैं तो उसका पीछे का कारण क्या है, और इनमें क्या आपस में मैनिपुलेशन होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, उनको एकदम डिटेल में आपको समझना। क्लियर है सबको, बोलो है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, अब सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये आपको पता है ये इस तरह से डिनोट होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका आंसर क्या आता है? A vector का magnitude, B vector का magnitude cos theta. वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो थीटा है, थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी मान लो यहाँ पे कहीं बना दिया, कुछ भी बना लो चलते से। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, तो एंगल कौन सा लेंगे, ये थीटा हो जाएगा क्या, बोलो? यस सर। नहीं, ये थीटा नहीं होगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के गलत बनाया ताकि आप यस बोलो फिर मैं इसको क्रॉस कर दूं। ये थीटा नहीं होगा। थीटा फिर क्या होगा, थीटा कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा कंसीडर करना है, दोनों की टेल के बीच वाला एंगल, हमेशा याद रखना, एंगल बिटवीन बोथ टेल, है ना? यहाँ पे क्या दोनों की टेल मिल रही है क्या, बोलो? नहीं मिल रही सर, नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। तो एंगल अगर आपको निकालना तो दोनों वेक्टर की टेल मिलनी चाहिए। जैसे मान लो ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, दोनों की टेल मिल रही, तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, ये करेक्ट है। आ रही बात समझ में? यस सर। अच्छा, Yes, अब इसको करेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, आपको पता है वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस तो कर ही सकते हैं, तो इसको थोड़ा आगे खिसका दो, वेक्टर ए को आगे पैरेलली खिसका देंगे, तो ये जो एंगल आ जाएगा ये आपका थीटा आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा बना देते हैं, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री। मैं पूछता फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बताओ क्या होता? 150 degree. हाँ, तो ए और बी के बीच में एंगल 30 नहीं होता क्योंकि दोनों की टेल नहीं मिल रही, तो टेल को मिलाने के लिए आप क्या करते, इसको आगे खिसकाते, है ना? yes, yes, अब ये sir. लीनियर पेयर्स अगर टोटल 180 होता तो ये 30 से तो ये बचा हुआ कितना होता, 150। तो ए और बी के बीच Yes, में sir. एंगल कितना था, 150 डिग्री। 150. और ये बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तो ये तरीका कि अगर आपको दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच में एंगल पता है तो आप निकाल सकते हो, और अगर मान लो नहीं पता, आपको डायरेक्ट वेक्टर दिए हो, दूसरा वेक्टर के फॉर्मेट में देंगे, जैसे मान लो ए वेक्टर आपको ऐसा दे दिया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप। बी वेक्टर आपको ऐसा दे दिया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। कभी कभी ऐसा भी दे देंगे, हम ज्यादातर केस में तो ऐसे ही देते हैं, ए और बी वेक्टर है ना। यहां से जब ए डॉट बी निकालोगे तो क्या बनेगा, ए डॉट बी का एक्सप्रेशन याद है किसी को? Yes, sir. X1, X2 plus X1, Y1, X2 plus Y1, Y2 plus Z1, Z2. वेरी गुड, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये भी आसान है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। Yes, इसको sir. कुछ पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना भी प्रूव हो जाएगा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. आ रही बातें समझ में? बाकी बच्चे बहुत शांत बैठे हैं, क्या ऊपर से उड़ रहा है क्या आज? आ गया सर। नो सर। सबको पक्का समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है। घर पे मिठाई विठाई बन रही है कि बन गई? आएगी बात सर। बाहर से? तो अच्छा, कब बाहर बनाएंगे? घर पे नहीं बनाते हो तुम लोग, बाहर से मंगाते हैं? बना नहीं सर, ये बना- बात से। ठीक है, हो सकता है मैं सरप्राइज विजिट आपके घर कर लूं, दिवाली की मिठाई खाने आ जाऊं, ठीक है? बिल्कुल सर। जी सर बिल्कुल। Sir, most welcome. ठीक है सर। ठीक है, ओके, फिर तो आना पड़ेगा एक दो के घर। चलो, यहाँ तक हमने समझ लिया भाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। आगे चीजें और सीखते हैं थोड़ी सी। एक सेकेंड, Yes, sir. एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपको है ना स्केलर प्रोडक्ट में एक तो ये दो चीजें ध्यान रखनी। अगर दो वेक्टर इस फॉर्मेट में देते तो ए डॉट बी कैसे करोगे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। और अगर एंगल पता है तो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब इसी रिलेशन से सारे रिजल्ट प्रूव हो जाते हैं, इसी सब चीजों से। ये जो ए बी कॉस थीटा है, इसी से सारा चीजें आपका प्रूव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप पूरा वेक्टर पढ़ लोगे, स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ लोगे, वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ लोगे, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपका आया कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करना, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज मत करना, ठीक है? कभी भी अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, आप कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करोगे? डॉट प्रोडक्ट का। कैसे यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट? देखो, एक सेकेंड, अभी मेरे पास जो रिलेशन था क्या था, ए डॉट बी का जो एक्सप्रेशन आया क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? ए डॉट बी से जो वैल्यू आएगी उसको दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, अगर अपन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा तो थीटा पता चल जाएगा। ये तरीका होगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का। अच्छा, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी निकालने का तरीका वही x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो ये तरीका आप अपना सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कुछ रिजल्ट है जो इसी एक्सप्रेशन से प्रूव हो जाएंगे। जैसे अगर मैं ये बात करता हूं, ए डॉट बी, अगर मान लो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, आंसर कोई ना कोई स्केलर आएगा। अब कोई भी स्केलर नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा, तीन ही पॉसिबिलिटी है कोई भी नंबर की, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो। तो अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो बताओ? क्या रिजल्ट आप इंटरप्रेट करके बताओगे, सोच के बताओ। डॉट प्रोडक्ट सर उनके बीच में एंगल जो होगा वो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में होगा। पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 सर थीटा 0 से 90 के बीच में लाया करेगा। हाँ, 0 से 90 भी बोल सकते हो। और एक बच्चे ने बोला सर पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 नेगेटिव एंगल। तो देखो जनरली अपन एंगल जो अपन मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ही मेजर करते हैं, क्लियर है? और मान लो अगर 90 से ज्यादा रहा तो फिर अपन ऑब्ट्यूज एंगल ले लेते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप इसको 0 से पाई बाय 2 भी बोल सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है? हाँ है ना? अरे देखो, यस सर। अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है, ए डॉट बी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। Yes, sir. कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा। थीटा क्या होगा? एक्यूट। Acute. मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल। अच्छा, इसको वाइस वर्सा भी अपन यूज कर सकते हो। दो वेक्टर के बीच में अगर एक्यूट एंगल है तो दोनों की ए डॉट बी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. यूज ऐसे भी हुआ था क्वेश्चंस में, बोला था कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज एक्यूट एंगल, और कोई रिलेशन प्रूव करने का बोला था। एक्यूट एंगल है तो आप क्या कॉन्सेप्ट बोल सकते हो कि अगर एक्यूट है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट बी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वापस क्या होगा? देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा होगा। Angle obtuse. कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा मतलब थीटा 90 से क्या हो गया होगा? ज्यादा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में Yes, चला sir. गया होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? एंगल क्या हो रहा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल।
क्लियर? Yes, sir. अगर ए डॉट बी जीरो है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब कब हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी? Pi by 2 तो जब थीटा तो पाई pi by बाय 2 टू के। होगा। ठीक है, ये तो हो सकता है। हाँ, थीटा अगर पाई बाय टू होगा तो कॉस पाई बाय टू जीरो होता है। Yes, sir. Yes, sir. देखता आप बोल सकते हो थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हो जाए? परपेंडिकुलर। Yes, sir. Yes, sir. थीटा 90 मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके अलावा भी और कभी जीरो हो सकता है क्या? और कोई कारण यस से? सर। 270. नहीं नहीं नहीं, 270 नहीं। और कोई कारण? 270 नहीं बोलोगे आप, पाई बाय टू बोलोगे ना दो वेक्टर के बीच में। एक और रीजन है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्या? मैग्नीट्यूड जब जीरो हो जाए। हाँ, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए ना। देखो, एक तो आप क्या बोल रहे हो, ए बी कॉस थीटा, या तो कॉस थीटा जीरो हो जाए, या फिर इन दोनों में से कोई एक मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो, है ना? अरे बोलो। कोई यस अगर सर। एक आधा वेक्टर नल नल वेक्टर हो गया तो भी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। यस सर। Yes, sir. ये रे, तो आपको अब अगर आपको जो थ्योरम है वो नोट इस तरह से, क्या नोट याद रखना है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, and if A is perpendicular to B, या फिर ऐसा सोचो, रुको, नहीं, if A and B are two non-zero vectors and A dot B equal to जीरो, आपको ये गिवन है, तो इस लाइन से आप क्या आउटपुट निकाल के बताओगे? कंपलसरी आउटपुट क्या होगा? दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। हाँ, अगर ए और बी नॉन जीरो है, ए और बी अगर नॉन जीरो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है मतलब एक दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। थीटा पाई बाय टू होएगा। हाँ, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो आना ही है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये थोड़ी बहुत बातें आपने सीख ली। इसके अलावा हाँ, एक चीज और भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका क्वेश्चन में बहुत बहुत अच्छा यूज होता है। अगर मैं बात करूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की, तो बताओ क्या आएगा? सर 1. नहीं, जीरो। गलत। करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। कहां से? A सर vector ए magnitude स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0. जीरो। 180 तो नहीं, 180 तो अपोजिट होता। तो अगर वेक्टर ऐसे होते तो 180 होता। दोनों वेक्टर अगर सेम है तो एंगल तो दोनों के बीच में जीरो होगा ना। यस सर। Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? RS. फॉर्मूला क्या था? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों वेक्टर सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जीरो। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो आपके पास क्या आएगा आंसर फाइनली? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। बोलो। sir. अब इस रिजल्ट का भी बहुत अच्छा अच्छी जगह यूज किया गया था। तो पहले तो आप इसको याद रखना, अगर दोनों दो वेक्टर सेम है तो ए डॉट ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसको वाइस वर्सा भी याद रखना है। मैं किसी के वेक्टर मैग्नीट्यूड के ए के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? उसी का, उस वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। तुम्हारा इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। कभी आपको मान लो ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो, आप ऐसा एक्सप्रेशन जैसे मान लो हो सकता है मैग्नीट्यूड के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर हो, आपको याद कैसे रखना है? किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर क्या लिखोगे? उसी वेक्टर का उसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, है ना? बोलो, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताओ, अगर ऐसा लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ इसको कैसे लिखता है?
सर ए प्लस बी A डॉट ए plus प्लस B dot A plus B. हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे वेक्टर क्या ए प्लस बी है, Yes, sir. बोलो। तो एक उसी वेक्टर का उसी के खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्या बात दिमाग में बैठ रही कि नहीं बैठ रही बताओ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, उस वेक्टर का उसी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना। सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। बोलो। अब यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे किसके वेक्टर क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी दिया हुआ था। अब इस ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखोगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। आ रही बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, जवाब दो। नहीं समझ में आया तो Yes, वापस sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करके रिजल्ट डिराइव कर रहा हूँ। ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या आएगा। ए स्क्वायर। नहीं, अपन पहले स्टेप बाय स्टेप, ए डॉट ए आएगा पहला, बोलो। मल्टीप्लाई, अरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई Yes, कर रहे हैं। Yes, sir. अगला बताओ, ए डॉट बी। ए A डॉट। dot B. अगला बी डॉट ए। B dot A. बी डॉट बी डॉट बी। बी डॉट बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो ए डॉट ए को आप लिख दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। A का स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या दोनों सेम होंगे क्या अलग अलग होंगे, बोलो। सर अलग अलग। अलग अलग होंगे। फिर सेम होंगे। क्या फर्क आएगा दोनों में, देखो स्केलर है ना, स्केलर में तो अलग थोड़ी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या, ए और बी के बीच में एंगल। यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस ऑफ थीटा। वापस दोनों एक दूसरे, दोनों सेम ही तो होंगे यस सर। यस सर। ओके सर। ना। स्केलर में थोड़ी कुछ अंतर आना है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर दोनों का क्या आना है, सेम ही आना है। क्लियर है? यस सर। तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख दूं, यस सर। प्लस बी डॉट बी को क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। B का स्क्वायर। बोलो आगे बात समझ में? यस सर। तो आपके लिए एक ये भी एक तरह का आइडेंटिटी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक जो फॉर्मूला इससे ज्यादा यूज होता है वो 3 वेक्टर वाला यूज होता है, तो वो मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से याद रख लेना। ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब उसको भी डिराइव ऐसे ही करेंगे, वापस क्या लिख देंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, हाँ है ना। मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। फॉर्मूला भी ऐसा था क्लास 9th में, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला भी है ना। यस सर। प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2ca। से याद रखना भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये याद हो जाएगा? Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये आपको मैंने बता दिया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, या फिर a1 x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते, दोनों की टेल को मिला के। ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, बात एक ही है। और ये मल्टीप्लाई आपस में से कर सकते हो ब्रैकेट्स को प्रॉपर्ली। ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो। क्लियर है? कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, एल और एम को, और ए डॉट बी को साथ में कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में एंगल एक्यूट, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज, जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब ए और बी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? इसके अलावा ए डॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इन दोनों फॉर्मूला ये भी मैंने आपको डिराइव कर दिया। ये तीनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना। ये सारा कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। एंगल 180 से ज्यादा तो नहीं होता? क्या? एंगल 180 से ज्यादा तो नहीं होगा कभी? नहीं नहीं नहीं, देखो दो वेक्टर आप कैसे बनाओ, जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, या तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब मान लो आपको इसको अपने इस वेक्टर को घुमा के नीचे लेके आ गए, तो आप ये एंगल लोगे कि ये वाला एंगल लोगे,
सर अंदर Smaller वाला, वाले लोग हैं ना, है ना? छोटा वाला। अंदर वाला। तो बात तो वही है ना। अब आपका जनरली क्या आएगा, एक्यूट या तो 180 से मतलब एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज आएगा। क्लियर है? ओके, यस सर। ओके सर। चलो इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे। 2020 में आया था। अभी देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ क्या सिखाया कि ये कॉन्सेप्ट है। अब उसको अप्लाई जेई ने कैसे करवाया, अब आप लोग अप्लाई करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आराम से शांति से करो। चलो अटेम्प्ट हो गया। हेलो, यस सर। यस सर। क्या आंसर आ रहा है? So
किसी का आंसर आया? सर 2। 2 आ रहा है। और कुछ? एनीवन एल्स? और किसी को कुछ आ रहा है तो बताओ, चलेगा, गलत होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर तो बताओ जो भी आ रहा हो। 18 कितना आ रहा है? 18 18। अच्छा, एक 2 आया, एक 18 आया। देखते हैं, चलो। तो गिवन डेटा पहले प्रॉपर्ली उतार लेते हैं। ए बी थी यार यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर याद रखना है ना, इक्वल टू 8। अब इसका फॉर्मूला वापस क्रिएट कर सकते हो? ये होगा क्या? बोलो। जी सर। और इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 2ac। ए से। अब जो जो वैल्यू पता है वो तो एटलीस्ट पुट कर दे। 1 + 1 - 2 ए डॉट बी। चाहो तो ए डॉट बी का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या फिर अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 1 + 1 - 2 ए डॉट सी इक्वल टू 8। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, है ना। 8 उधर आके प्लस 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये दोनों उधर चल जाएंगे, 2 कॉमन ले लोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहां से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, किसका आएगा? ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जी सर। कितनी आ जाएगी? -4 बटे तो -2। -2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिर्फ गिवन डेटा को अभी तक यूज किया है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब जो पूछा है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला बता तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है? 2b। 2b अगला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का प्लस स्क्वायर a स्क्वायर 2c का स्क्वायर 2a 2c। 2c। पता वैल्यू पुट अप करना कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। मैग्नीट्यूड तो तीनों को पता ही है आपको। तो 1 + 4 प्लस, देखो यहां से क्या आएगा? 2 2 = 4, ए डॉट बी आएगा। Yes, sir. यहाँ पे 1 + 2 2 = 4 प्लस 4 ए डॉट सी। बस ऐड कर दो, ये 5 और 5 10, 4 कॉमन, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, -2, है ना। 4 - 8 कितना? देखो भले ही जेई में आया था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं था, है ना। Yeah. Yes, sir. आपके सामने सारी कैलकुलेशन करिए, देख लो सारी स्टेप। कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो। बोलो। So clear है। सर समझ में आ गया। आ गया? बहुत तेज। ठीक, चलो एक ये ट्राई करो। हाँ माधव, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, अभी मैंने प्रोजेक्शन पढ़ाया ही नहीं है ना, तो कैसे सॉल्व होगा? प्रोजेक्शन ऑफ द 2 वेक्टर पढ़ाना बाकी है। क्लियर है? आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सर। हाँ प्रोजेक्शन अभी पढ़ाया ही नहीं, एक बार प्रोजेक्शन पढ़ा दूंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्शन नेक्स्ट क्लास में कवर होगा, इस बार अभी कवर नहीं होगा। अच्छा, इसमें तरीका क्या अपनाओगे? ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट सर। हाँ,
ए और बी के बीच में एंगल चाहिए ना, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ भी चीज गिवन नहीं है ना, ए के बारे में कुछ पता, सिर्फ यूनिट वेक्टर के बारे में पता है। अगर आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई करते ना, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, लेकिन उसके लिए डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई कैप जे कैप और के कैप में तो एक्सप्रेशन दिया नहीं हुआ है। तो देखो इसका बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, कुछ भी नहीं है। अगर ए और बी के बीच में एंगल चाहिए ना, तो आप ए और बी को साथ में रखो। देखो आपके पास क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर, देखो ये कोई ना कोई एक वेक्टर है, ये भी कोई ना कोई एक वेक्टर है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर दो वेक्टर इक्वल है, दो इक्वल वेक्टर के बारे में आपको क्या बताया था? अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। Yes, sir. यहाँ से मैं बोल दो, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। Yes, sir. अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, है ना? Yes, sir. इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी तो बराबर होगा, या दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ऐसा Yes, सोच sir. लो, क्योंकि स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला मुझे पता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि ए डॉट भी क्रिएट हो जाए, है ना? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो यहाँ से ए डॉट बी मेरे पास आ जाएगा, और ये सी का स्क्वायर। अब ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो इनकी वैल्यू ये आ जाएगी, 1 1 कैंसिल, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। अब cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना गया? -12 अपॉन 1 × 1। तो cos थीटा -12 आ रहा है, तो थीटा कितना होगा? नेगेटिव कहाँ पे आ रहा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लेते हैं? पाई माइनस थीटा। पॉजिटिव 1/2 कहाँ पे आता है? कौन से एंगल पे 1/2 आता था? So 5/3 पे. π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई माइनस π/3। अरे बोलो, नेगेटिव है ना आंसर? Yes, sir. ये तो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या लेते? पाई माइनस थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1/2 π/3 पे आता है, नेगेटिव इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 2 π/3। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. चलिए, चलो अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखो एग्जाम्पलर आप गूगल पे डालोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो वो आ जाएगी, इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है उनको प्लीज ट्राई करना। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन हो गए, सॉल्व एग्जाम्पल हो गए, उससे हुआ कि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? अब देखो धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, फिर मैं आगे जाके जेई के क्वेश्चन करूंगा, फिर पीवाईक्यू पे अपन अटैक करेंगे। तो उन सब के लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और थोड़ा आप तैयार हो क्या होगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादा पुराने चैप्टर का इतना यूज नहीं है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसको आप इंडिपेंडेंटली स्कोर कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो आपका काम बन जाएगा। 3 क्वेश्चन भी आपकी रैंक लाखों में ऊपर नीचे कर देगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. आपको पता है लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने मैथ्स में अगर 7-8 क्वेश्चन भी किए ना, उनका 90-93% आराम से क्रॉस हो गया, क्योंकि मैथ्स का पेपर ही ऐसा आता है। अगर आप 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी बना पा रहे हो, मतलब बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। तो अगर मान लो 10 क्वेश्चन का ही टारगेट है, उसमें से अगर कोई चैप्टर आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवा रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है? एक इसके बाद देखो सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट एक तो ये होता है, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा आप लोगों का वीक रह गया, तो उसका रिवीजन में करूंगा। जैसा कल अपना डाउट डिस्कशन सेशन भी है वेडनेसडे को, तो कल अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन का रिवीजन सेशन भी रख लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, कल सब लोग रिवीजन सेशन में जरूर आना। और एक काम और कर लेना, जिनको भी जो भी डाउट्स है ना, जो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए, एक बार बस मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा क्लास में। फटाफट में सारे डाउट्स लेके अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। Okay, काम sir. जरूर कर लेना, जिनको भी जो भी डाउट छोटे मोटे रह गए हो, एक बार खुद से री अटेम्प्ट कर लेना। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप अलग से कर देना। ठीक है? चलो, ओके।
Okay, night, sir. Good night. Happy Good night, Dhanteras, sir. Thank Happy you, sir. Diwali. Bye bye. Take care. Thank Good you. night. Happy Diwali, sir.